हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला ये पढ़ रहे थे। उसकी व्याख्या हमने कंप्लीट करनी है और अब हम आ जाते हैं अपने अभ्यास कार्य पे। अभ्यास कार्य का मतलब है प्रश्न उत्तर। उसमें हम क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे आज, और क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी और अभी मैं आपको उनको समझा देती हूँ। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे रेडी हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मिठाई बना के अभ्यास कार्य को। ठीक है, तो हमारा प्रश्न एक से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक में बेटा क्या पूछ रहा है ये हमसे? प्रश्न एक में पूछा मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह हर महीनों के बाद क्यों आता था। अब इसमें देखो बेटा, एक ही प्रश्न में 2 सवाल पूछे हैं। पहला प्रश्न ये पूछा है उसने कि अलग अलग चीज़ें यानी कि वो डिफरेंट चीज़ें क्यों लेके आता था, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि वह महीनों बाद क्यों आता था। बच्चों आपने अब थोड़ा समय चेंज हो गया, लेकिन पहले समय में जब हम टीवी देखा करते थे तो क्या होता था कि सोमवार को ये वाला सीरियल आ रहा है, मंगलवार को ये वाला सीरियल आ रहा है, तो हम लोगों के अंदर ना एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती थी उस सीरियल को देखने के लिए। उस जो हमारा जो भी हम देखते थे उसके लिए हमें, जैसे रामायण आती थी, हर संडे को आती थी, तो सारे लोग तैयार होते थे, प्रिपरेशन होती थी कि संडे को रामायण आएगी, इस समय आएगी, तो उसके लिए जो एक एक्साइटमेंट होती है ना वो अलग ही होती है। यानी कि जब हमें पता चलता है कि बहुत समय बाद आएगा ये और कुछ अलग आ जाएगा, वही सेम सीन नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, तो उसके लिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उत्सुकता जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर में देखो वही है, बच्चे एक चीज़ से उब ना जाए, यानी कि एक ही चीज़ बार बार खाते रहेंगे बच्चे, या एक ही चीज़ से खेलते रहेंगे, खिलौने से खेलते रहेंगे, तो क्या होगा, वो बच्चे उस चीज़ को लेके उब जाएंगे और फिर दोबारा उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन जब वो अलग अलग चीज़ें बेचता तो बच्चों में उत्सुकता, देखो मैं अभी आपको यही बात बताई थी, एक्साइटमेंट, कि बच्चों को क्या होता है, फिर उत्सुकता रहती है उनको, और वो महीनों बाद इसलिए आता था ताकि मिलने से बच्चे, साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। वो इतने समय बाद इसलिए आता था कि उसको देखने से बच्चे खुश हों, ना कि उसको देख के परेशान हों। इसीलिए बच्चे, और चीज़ें ना मिलने से यानी कि जब उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती तो उसके लिए वो बच्चे रोएं या निराश ना हो। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न में है, बच्चे क्या पूछ रहे हैं, जो हमारा राइटर क्या पूछ रहा है, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी कि अब उसमें पूछ रहा है कि मिठाई वाला ऐसा क्या था उसके अंदर कि लोग बाहर आते थे, दिखाया था ना, चिक से पर्दे से झांकती है रोहिणी भी, और बड़े बड़े लोग भी उसकी आवाज़ सुनकर, वो जिस तरीके से गाता था, जिस तरीके से बोलता था। बेटा एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, लेकिन कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। यानी कि हमें बोलने का तरीका हमारा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। और इसको आप अपनी लाइफ में भी हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मिठाई वाले में यही सब गुण थे। निम्नलिखित कारणों से, देखो आंसर देख लेते हैं हम, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। बच्चे तथा बड़े, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे गुण थे, उसके अंदर कुछ ऐसे बातें थी जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले आते थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। ओके, सबसे पहला गुण इसमें जो बताया जा रहा है वो क्या है? सबसे पहला गुण है, देखो, मिठाई वाला मादक यानी कि जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित, मादक का मतलब होता है जिसके अंदर आकर्षित करने की, जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता था, मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। बोलता था ना वो, मिठाई वाला आया है, खिलौने ले लो, खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो। वह कम दाम में बच्चों को, दूसरा ये था कि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, जितने में वो चीज़ें खरीदता था वो उसको उतने में ही बेचता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमाता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह, एक मिनट में जरा इसको बंद कर देती हूँ। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात कि वो इरिटेट नहीं होता था। कई लोग क्या होते हैं, बहुत सारी भीड़ लग जाती है बच्चों की तो इरिटेट हो जाते हैं, चलो मैं बाद में दूंगा, लेकिन उसके साथ वो बन के खुश होता था लोगों को देखकर, और कहता था तुम्हें, और जिसको जिसकी पसंद का खिलौना, उन सबको उनकी ही पसंद का खिलौना। और सबसे बड़ी बात, हर बार नई चीज़ें नहीं कहता था। यूँ नहीं है कि हाँ भाई एक बार उसने जो चीज़ दे दी वही चीज़ वो दोबारा लेकर आ रहा है। वो क्या करता था, हर बार नई चीज़ें लेके आता था। तो उसके मेन गुण कितने हो गए? 1। उसके जो मेन गुण थे वो कितने हो गए? 4 जो गुण है उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे। पहला वो
क्या था, क्या कहते हैं, पहला जो गुण है वो ये है कि जो मिठाई वाला है वो बहुत ही सुंदर ढंग से बोलता था, यानी कि बहुत मादक ढंग से बोलता था। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा खींचचना था। वह कम दाम में बच्चों को सामान देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। और दूसरा सबसे बड़ा, वो हर बार नई चीज़ें लेकर आता था। मतलब ये नहीं है कि हर बार वो बांसुरी बेच रहा है, मिठाई ही बेच रहा है, या हर बार वो खिलौने ही बेच रहा है। वो एक कभी मिठाई, कभी खिलौने, कभी बांसुरी, और इसी तरीके से आगे भी आता रहा होगा नई नई चीज़ों को लेकर। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 3। प्रश्न 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरलीवाला एक विक्रेता। अब ग्राहक और विक्रेता क्या होता है बच्चों, मुझे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ग्राहक और विक्रेता क्या होता है। ठीक है, वैसे मैं भी बता देती हूँ आपको। ग्राहक का मतलब होता है खरीदार। खरीदार यानी कि जो सामान खरीद रहा है, यानी कि जो सामान खरीद रहा है वो कौन हो गया, ग्राहक। और मुरली वाला विक्रेता, विक्रेता कौन है, दुकानदार। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, आप दुकान वाले से सामान ले आओ, और दुकान वाले से सामान लेने वाले आप कौन हुए, आप खरीदार हुए उसकी, है ना। या हम इसे शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो ग्राहक को हम बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं बच्चों, उपभोक्ता। और विक्रेता यानी कि शॉपकीपर। ठीक है, विक्रेता यानी कि बेचने वाला। अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पक्ष करते हैं, दोनों अपने। जब वो मुरली वाले से मुरली खरीदने आए थे विजय बाबू, तो मुरली वाले ने कहा 3 पैसे की है, मैं आपको 2 में दे दूंगा। और विजय बाबू ने कहा कि सबको इतने में देता। तो दोनों ने इस बारे में क्या बातें कही, ये आपको आगे बताते हैं। अब हम आते हैं आंसर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ। एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। मतलब जब वो ये बात बताता है कि 3 पैसे की लेकिन आपको 2 को दूंगा, तो वो कहते हैं आप सब लोगों को झूठ बोलने की आदत है। एक ही भाव में सामान बेचते हो और ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान बोल। मतलब ये कहना चाहते हैं, जैसे शॉपकीपर साहब ने देखा भी होगा, सब कहते हैं ना कि चलो सबको तो 400 में देता हूँ, आपको 300 में दे दूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सबको 400 में देता है और आपको 300 में दे रहा है। वो उसकी जो रेट होगी वो वही चीज़ देगा, वो नुकसान उठा के कोई किसी को कुछ नहीं देता। लेकिन बस इस तरीके से कि उसको सामने वाले को ये लगे कि मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया है और उसे एहसान सा लगे। ठीक है, इसलिए वो अपने अपने तर्क एक दूसरे को। अब ये तो हो गया हमारा विजय बाबू का तर्क। अब देखते हैं विक्रेता, यानी कि विजय बाबू कौन थे, हमारे उपभोक्ता। उपभोक्ता का तर्क तो ये हो गया। अब हम देखते हैं विक्रेता का तर्क क्या था। विक्रेता यानी कि दुकान वाला, जिसने मुरली वाले ने उनको मुरली दी। विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली कीमत तो पता नहीं होती, मतलब उनका अंदाजा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर भी सामान बेचे, ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। अब दुकान वाला भी अपना तर्क दे रहा है। ये क्या बता रहा है दुकान वाला, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान वाले जिस समय में सामान खरीद कर ले हैं उस पर ही बेच रहे हैं, यानी कि उसमें वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ लोगों को सिर्फ अपना सामान निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो कुछ ना कुछ इसमें कमा ही रहा होगा। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी तब। और वो ये भी बताता है कि मैंने तो पूरी 1000 मुरली दी थी, तब मुझे 2 पैसे में पड़ी, और अगर मैं आपको दूंगा तो नेचुरल थोड़ा पैसा कमाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ और आपको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। तो हमारा तीसरा प्रश्न भी इस तरीके से हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। बच्चों इस प्रश्न में क्या है, चौथे प्रश्न में यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चौथा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। यानी कि जब खिलौने वाला गांव में आता था तो बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते थे, खुश होते थे, दुखी होते थे, उसे देख के अनदेखा कर देते या उसके पास जाते थे खिलौने लेने। मतलब जो प्रतिक्रिया, जो भी उसका रिएक्शन था बच्चों का, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब हम बताते हैं, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे। पुलकित यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वालों के चारों तरफ घेर लेता था, यानी कि जब बच्चों का झुंड है वो बच्चे उसको चारों तरफ से घेर लेते थे खिलौने वाले को। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे, और बच्चे खुद ही, जैसे कई बार तो दुकानदार होते हैं बच्चों को टच नहीं करने देते चीज़ों को, कि मम्मी पापा को बुला के ना वो लेंगे, लेकिन वो बच्चे क्या करते थे, वो बच्चे उसके खिलौने ले लेते थे, मोल भाव करने लगते थे, उसको पकड़ लेते थे, और बच्चे उनको पाकर, उन खिलौनों को पाकर, या वो जो भी चीज़ लेके आता था उन्हें पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और उछलने कूदने लगते थे। तो प्रश्न 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 5 की तरफ।
प्रश्न 5 में है बेटा, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो रोहिणी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है, उन्होंने उसको मुरली वाले के स्वर से ऐसा क्यों लगा, क्या स्मरण होकर आया उसे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए, उत्तर हमारा इस तरीके से है, मुरली वाला भी खिलौनों की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। मतलब यह है कि जैसे पहले जब हमारा जो खिलौने बनाया था, जो बच्चों को खिलौने बेच रहा था, वो कैसे बेच रहा था कि खिलौने बना आ गया है, गा गा कर बेच रहा था ना, गाना गा रहा था वो खिलौने के लिए। और उसी तरीके से अब जब हमारा ये बांसुरी बजाने वाला आया है, ये भी इसी तरीके से गा गा कर वो बेच रहा है। और उसके जो स्वर है, उसका जो तरीका है बेचने का, उससे ही रोहिणी को यह आभास हो गया कि ये वही है जो थोड़े समय पहले खिलौने लेकर आया था, वही अब मुरली बेचने आया है। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। अब देखिए, जो रोहिणी ने उससे क्वेश्चंस पूछे थे, वो उससे कैसे वो इमोशनल हो गया, इसके बारे में पूछा है। और उसने ये भी बताया कि अपने व्यवसायों को अपनाने का उसने जो रीज़न है वो क्या बताया, कि वो इस काम को क्यों कर रहा है। क्योंकि वो देखने में तो भला इंसान लगता था, लेकिन वो क्योंकि गली गली में जाकर बेच रहा है, सामान बेच रहा है बच्चों के पास, तो उसके लिए उसका क्या कारण है। तो हम आगे उत्तर में देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। उत्तर आंसर में देखिए बेटा, रोहिणी की बात सुनकर, अभी देखो जैसे रोहिणी ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि तुम पहले क्या बेचने आए थे, फिर से वही बेचने क्यों नहीं आए, इतने कम दामों में क्यों बेचते हो, कुछ इस तरीके के सवाल उसने पूछे, जिससे जो मिठाई वाला है वो, और उसके बाद उसके कुछ पर्सनल सवाल भी उसने पूछे। रोहिणी की बात सुनकर जो मिठाई वाला है वो भावुक हो गया, वो इमोशनल हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। मतलब यह है कि उसने ये बताया कि मैं बच्चों को खिलौने और सामान इसलिए बेचने आता हूँ, अलग अलग तरीके का कम दामों में इसलिए बेचता हूँ, जिससे उसे इन सब बच्चों में अपने बच्चे दिखाई देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पाठ में भी बताया था कि उसके बच्चे अब जो है वो भी बच्चे बनकर कहीं ना कहीं पैदा हुए होंगे, कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे, तो उसे ऐसा लगता है कि इन सब बच्चों में ही कहीं उसका भी, उनके भी बच्चे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुन घुन कर मर जाता। मतलब यह देखो बेटा, जो इंसान का जो जीवन है उसे एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो वो उसके लिए है, उसके बस में है कि वो उसको खुश होकर देखता है, दुखी होकर, या दूसरों को खुशी देकर। हर इंसान के अपने अपने कुछ मॉरल होते हैं, कुछ वर्च्यूज होते हैं, जो वो सोचता है कि हाँ भाई हम इस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि इन बच्चों को खुश देखकर, उनके फेस पर जो खुशी होती है उनको देखकर वो अपना जीवन व्यतीत, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे, क्योंकि अब उसके खुद के बच्चे तो जीवित नहीं थे, तो उनके लिए वो जो करना चाहता था वो उन बच्चों के लिए कर रहा था, जो उसे उन बच्चों में दिखाई देते थे, जिससे वो खिलौने बेच रहा, जिनको वो खिलौने बेचता है। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया, और इसी वजह से उसने इस व्यवसाय को अपनाया, जिससे वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की हंसी खुशी देख सके और उन बच्चों की खुशी से अपने आप को संतुष्ट कर सके। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब वो दादी माँ उसको पैसे दे रही थी तो उसने क्या कहा था कि अब मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा, तो फिर ऐसा उसने क्यों कहा। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब वो पैसे दे रहा था तो उसने पैसे क्यों नहीं लिए। तो अब इसका आंसर आप देख लीजिए। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो गया। जब उसने देखा कि उसके बच्चे चुन्नू और मुन्नू आ गए हैं तो उसे एकदम से उन बच्चों को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने अपने बच्चों को देख लिया है, और अपने बच्चों, ऐसा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो मिठाई दे रहा है, वो जो टॉफ़ियाँ दे रहा है, वो अपने बच्चों को ही दे रहा है। और अपने बच्चों से भला कोई पैसे लेता है, नहीं लेता ना, तो इसीलिए उसने वो पैसे नहीं लिए। अब अगला हमारा अंतिम जो प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं। देखो बेटा, इसमें बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है कि समाज पहले से अब तक कितना बदला है, कहाँ का बदला है, और किस समाज में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, और किस समाज ने इससे छुटकारा पा लिया है। तो इसमें पूछा गया है रोहिणी चिक के पर्दे से बात करती है। मतलब यह है कि पहले औरतों को ये अधिकार नहीं था कि वो सामने आकर किसी भी इंसान से बात कर सके।
क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? मतलब ये है कि आज भी आज के समय में 2021 में भी ऐसा होता है कि भाई औरतें पीछे से बात करती हैं या किसी के सामने नहीं आती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको ध्यान है कि आपके आसपास, बेटा ये जो प्रश्न है देखा जाए तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है जो मैं आपको कराऊं, ये आप सबके लिए। आप अपनी सराउंडिंग्स देखिए, आप अपने आसपास का देखिए कि ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि हाँ भाई कोई है ऐसी जो स्त्री है। चिक्का पर्दा से मतलब सिर्फ चिक्के पर्दे से ही नहीं है बेटा, मतलब चिक्के पर्दे से मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप समाज में जैसे किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, किसी को पढ़ने की परमिशन नहीं है, किसी को जॉब की परमिशन नहीं है। ये सब भी एक तरीके के बाउंडेशंस हैं जो लेडीज़ पर लगाए जाते हैं, औरतों पर लगाए जाते हैं, जो अभी समाज में नहीं है वैसे, लेकिन कुछ समाज है, कुछ जगह है ऐसी जहाँ पर ऐसा होता है। तो हम उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो आंसर है बेटा, आज भी कुछ औरतें चिक के पर्दे से बात करती हैं। मतलब ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि हमारा समाज भले ही बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं, जैसे गांव की लोग जो लेडीज़ होती हैं, जहाँ गांव की जो औरतें थे, तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं। मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी आपने देखा होगा बुरखे वगैरह में रहती हैं। पर्दा प्रथा भी वहाँ पर भी चलता है, और गाँव में भी घूंघट वगैरह आपने देखा होगा कि वहाँ पर अभी भी घूंघट काफ़ी होता है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है, लेकिन इसमें ये लेखक क्या कहता है कि आज का जो समाज है उसमें पर्दा जो प्रथा होती है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एक तरीके, जब हम किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर किसी को बाउंड कर देते हैं, किसी को बांध देते हैं, तो उसके लिए जब हम एक समय सीमा या किसी भी चीज़ की सीमा निर्धारित कर देते हैं तो वो उससे आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होती है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखो जब बेटा शहरों वगैरह में तो काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गाँव में और कुछ पिछड़ी जगहों में इस तरीके की रीतियाँ अभी भी चलती है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच का पता चलता है। मतलब यह है कि जब उन्हें इन सब चीज़ों की रोक टोक होती है तो उन्हें संकोच होता है कोई भी काम करने में, कहने में, किसी से बात करने में। तो इससे जब वो अपनी बातें खुलकर कह नहीं पाएंगी तो वो उसको फॉलो कैसे करेंगी, जो उनकी प्रगति में बाधक है, और इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्या होता है, उनकी प्रगति जो होती है उसमें बाधक, यानी कि इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ सकती और वो रुक जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। तो इस तरीके से अभ्यास कार्य के हमारे ये जो प्रश्न हैं ये हो चुके हैं। ये हमारे अभ्यास कार्य के 8 प्रश्न, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका लिंक मैंने जो है उसमें डाल दिया है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं इसकी लिंक। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है मिठाई वाला, इसके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ, अभ्यास कार्य के साथ। आज के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय, और हाँ हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, तो बाय बच्चों।